Bismillahirrahmanirrahim. Today we have lecture number 16. It's wireless LAN. In the last lecture we discussed wired network. In the wired network we discussed different types of technologies of wired network. In that lecture we discussed Ethernet, fast Ethernet, gigabit Ethernet, and different encoding schemes like Manchester encoding scheme, etc. So today we will discuss in this lecture wireless LAN. In this lecture we will discuss why we need wireless LANs, what are the advantages of wireless LAN, where we can use or deploy wireless LAN, and we will also discuss major differences between wired and wireless LANs. सो इन द वायरलेस लैन, जब हम वायरलेस लैन्स की बात करते हैं तो इट मीन कि हमने ऐसा नेटवर्क डिज़ाइन करना है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है कि जिसमें हमने अपनी वायर्ड को यूज़ नहीं करना। जो आपके पास वायर्ड नेटवर्क है उसमें हमने लास्ट टाइम अपनी जो कोक्सियल केबल, थिक नेट, थिन नेट, फिर हमने उसमें यूटीपी, एसटीपी, अनशील्डेड, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, फाइबर ऑप्टिक्स में सिंगल मोड फाइबर, मल्टी मोड फाइबर, ये सारी जितनी भी चीज़ें थी ये सारी की सारी हमने डिस्कस की थी इन द अवर लास्ट लेक्चर। ठीक है, टुडे अब हमने ये भी देखना है कि वायर्ड नेटवर्क को अगर वायरलेस नेटवर्क के साथ कंपेयर किया जाए तो वायर्ड बीइंग अ नेटवर्क मैनेजर जो हमारा टास्क है वो हमें ये पता होना चाहिए कि वायर्ड नेटवर्क को यूज़ कहाँ करना है, वायरलेस नेटवर्क को यूज़ कहाँ करना है। बिकॉज आप कुछ केसेस में आपके लिए वायर्ड नेटवर्क बहुत बेहतर है और कुछ केसेस में आपके लिए वायरलेस नेटवर्क बहुत बेहतर है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हर जगह अपना वायरलेस लैन डिप्लॉय कर सकें या आप हर जगह अपना वायर्ड नेटवर्क को डिप्लॉय कर सकें। वायरलेस लैन के इश्यूज़ ये हैं कि इसमें सबसे बड़ा जो इशू है वो आपकी सिक्योरिटी का इशू है, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, इसमें सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं। उन सिक्योरिटी इश्यूज़ को रिमूव करने के लिए, कम करने के लिए हमारे पास डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं, डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लेकिन वो हम देखेंगे, लेकिन उसमें सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। सेकेंडली, वायरलेस लैन के लिए जो आपके पास एरिया होना चाहिए वो प्लेन एरिया को हम ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। अगर आपका एक मेन हॉल है, ठीक है, एक लार्ज हॉल है, वहाँ पे आप वायरलेस को अगर आप डिप्लॉय करेंगे तो आपके पास जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो बेहतर आएगी। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल रूम है, एक रूम इधर है, एक रूम वहाँ है, एक रूम वहाँ पे है, वहाँ पे अगर हम आपस में कम्युनिकेट करवाएंगे नेटवर्क को तो वहाँ पे जो कम्युनिकेशन होगी, वहाँ पे जो सिग्नल की स्ट्रेंथ होगी दैट विल बी वीक, वो ज़्यादा बेहतर नहीं होगी। उसकी जो कम्युनिकेशन होगी, ठीक है, उसमें हम मैक्सिमम डाटा अपना ट्रांसमिट नहीं कर सकते। वायरलेस लैन को स्टार्ट करते हैं। IEEE हैज़ डिफाइंड द स्पेसिफिकेशन फॉर अ वायरलेस लैन कॉल्ड IEEE 80211। आपको याद होगा कि हमने लास्ट लेक्चर में कहा था कि 803 जो है वो इथरनेट है, फिर 803 पॉइंट जो हमने कहा था यू जो अपडेटेड है वो आपका फास्ट इथरनेट है, फिर वैसे ही आपका गीगाबिट था। तो ये जो IEEE है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, इन लोगों ने अपने डिफरेंट स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए हुए हैं जो हम यूज़ करते हैं वर्ल्ड वाइड। तो IEEE हैज़ डिफाइंड द स्पेसिफिकेशन फॉर अ वायरलेस लैन called IEEE 802.11 which covers the physical and data link layer। अब जो आपके पास जो आपके वायरलेस लैन्स हैं ये आपके फिजिकल और डाटा लिंक लेयर्स जो हैं उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। अब फिजिकल और क्योंकि हमने क्या कहा था कि जो हमारे पास आपका वायर्ड नेटवर्क था वो मोस्टली आपका ईथर नेटवर्क के ऊपर काम कर रहा था, वो आपका फिजिकल लेयर पे काम कर रहा था। अब यहाँ पे हम अपनी बोथ लेयर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, फिजिकल लेयर भी यूज़ करते हैं और अपनी डाटा लिंक लेयर भी यूज़ करते हैं। तो इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस वायरलेस आर्किटेक्चर। ये वायरलेस का आर्किटेक्चर किस तरह का होता है, मैक सब लेयर क्या होती है, जो आपके पास मीडिया एक्सेस कंट्रोल की सब लेयर है वो क्या काम कर रही होती है, किस तरह काम करती है, फिजिकल लेयर जो है, ठीक है, उसका क्या रोल है, उसको किस तरीके से डिस्कस किया जाता है, ये हम इंशाल्लाह ताला अभी अपनी मैक सब लेयर और फिजिकल लेयर्स में जाके डिस्कस करते हैं। BSS जो आपका बेस स्टेशन होता है,
without an AP stand for access point is called an ad hoc network। वायरलेस नेटवर्क्स के जो इश्यूज हैं वो ये हैं कि एक तो ये है कि आपके पास जो एरिया है वो बिल्कुल प्लेन हो। अब यहाँ पे जो आपके पास एक्सेस पॉइंट है, एक्सेस पॉइंट वो आपको जिस तरह हमने कहा था ईथरनेट नेटवर्क में आप डिवाइस आप यूज़ करते हैं, आप स्विच यूज़ करते हैं, आप ब्रिज यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर आप स्टार टोपोलॉजी की बात करें तो आपकी जो सेंट्रल डिवाइस है वो आपका स्विच होगा या आपकी डिवाइस हब होगी। अब जो आपकी सेंट्रल डिवाइस है, जो आपका स्विच है, उसके साथ आप अपने मल्टीपल स्टेशंस को कनेक्ट करते हैं, लाइक स्टेशन 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो जो आपके मल्टीपल स्टेशंस हैं उन तमाम को हम कनेक्ट करवाते हैं यूजिंग सेंट्रल डिवाइस। लेकिन जब हम बात करते हैं वायरलेस की, तो वायरलेस के लिए हम अपने जो डिवाइसेस यूज़ करते हैं हम उसमें एक्सेस पॉइंट यूज़ करते हैं। एक्सेस पॉइंट जो है वो आपकी एक सेंट्रल डिवाइस है, ठीक है, जो आप किसी एक जगह पे प्लेस कर देते हैं। हम जिस टाइम हमने कल अपनी इसकी लैब की थी जिसमें हमने अपनी इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ कमांड देखी थी, तो हम जब हम इसकी लैब करेंगे वायरलेस नेटवर्क की तो मैं आपको बताऊंगा कि वायरलेस एक्सेस पॉइंट आप किस तरह डिप्लॉय करते हैं, उसके साथ उसके डिफरेंट जो नोड्स होते हैं वो किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। तो AP स्टैंड फॉर एक्सेस पॉइंट। तो BSSS विदाउट एन एक्सेस पॉइंट इज कॉल्ड एन ad hoc network। A BSSS with an AP is called an infrastructure network। तो ये आपके पास जो यहाँ पे की पॉइंट है, जो पॉइंट आपको नोट करने वाला है वो ये है कि अगर A BSS with an AP is called on infrastructure network, यानी वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका नेटवर्क होगा वो कहलाएगा। अभी देखें यहाँ पे एक तो आपके पास चीज़ आ गई BSSS, ठीक है, बेसिक सर्विस सेट, और ये आपके पास एक AP एंड एक्सेस पॉइंट आ गया। अब ये देख रहे हैं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर BSS विद एन AP, ये आपके पास में जो आपको अभी आपको बात मैं बता रहा था कि ये आपकी वो सेंट्रल डिवाइस है, ये वो आपका एक्सेस पॉइंट है जो आपके डिफरेंट स्टेशन को आपस में कम्युनिकेट करवाता है। ये आपका स्टेशन 1 है, ये आपका स्टेशन 2 है, ये आपका स्टेशन 3 है, ये आपका स्टेशन 4 है। तो जो आपके डिफरेंट 4 स्टेशन हैं ये इस एक्सेस पॉइंट के थ्रू आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर इसने कम्युनिकेट करना है तो इसके थ्रू करेगा, इसने कम्युनिकेट करना है तो इसके थ्रू करेगा। अगर इस सिस्टम ने डाटा सेंड एंड रिसीव करना है तो वो यूजिंग दिस AP सेंड आर्ट रिसीव डाटा। ये जो नेटवर्क देख रहे हैं आप एंड जो यहाँ पे आपका हेडाक जो आपका नेटवर्क है BSS विदाउट एन AP के, यहाँ पे आपके पास कोई एक्सेस पॉइंट नहीं है। यहाँ पे जो आपकी कम्युनिकेशन हो रही है वो विदाउट एक्सेस पॉइंट है। तो ये जो आपकी डायग्राम है इसमें आप देख रहे हैं कि जो आपके नंबर ऑफ स्टेशन हैं दैट इज़ 4 1 2 3 एंड 4, यहाँ भी आपके नंबर ऑफ स्टेशन 4 हैं, लेकिन ये यूजिंग एक्सेस पॉइंट आप इसमें कम्युनिकेट कर रहे हैं, और ये आपके जो है विदाउट एक्सेस पॉइंट कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इसमें जो आपके पास डिफरेंस है इन दो डायग्राम्स में वो ये है कि यहाँ पे हम एक सेंट्रल डिवाइस यूज़ कर रहे हैं। सेंट्रल डिवाइस तो इसको आप नहीं कह सकते, आप ये भी कह सकते हैं कि आपके पास एक एक्सेस पॉइंट है जो आप किसी भी जगह पे इस डिवाइस को आप जो प्लेस कर सकते हैं, और इस डिवाइस की जो आपकी प्लेसमेंट के बाद आपके जितने भी स्टेशन हैं वो आपस में डाटा सेंड और रिसीव करेंगे, डाटा आपस में जो है कम्युनिकेट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास हमने उसी चीज़ को जब देखते हैं ESS एक्सटेंडेड सर्विस सेट्स, जो आपके एक्सटेंडेड सर्विस सेट्स होते हैं, इसमें आप देखें कि एक तो आपके पास ESS आ गया जो आपके पास एक्सटेंडेड सर्विस सेट है, एक आपके पास BSS आ गया बेसिक सर्विस सेट आ गया, एक आपके पास AP आ गया, एक्सेस पॉइंट आ गया। अब आप ये देखें कि ये आपका सर्वर और गेटवे है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। ये आपके पास देख रहे हैं ये एक एक्सेस पॉइंट है, ये इसका एरिया है, ये दूसरा एक्सेस पॉइंट है, ये दूसरा एरिया है, और ये आपके पास थर्ड एक्सेस पॉइंट है, ये इसका जो है थर्ड एरिया है। तो यहाँ पे हम अपने मल्टीपल स्टेशन को यूजिंग एक्सेस पॉइंट आपस में जो है वो कम्युनिकेट करवा रहे हैं। आपके पास जो आपके एक्सेस पॉइंट्स होते हैं इन तमाम की भी एक डिफरेंट जो होती है आपकी स्पीड होती है। जिस तरह हम बात की थी कि आपके पास 10 मेगाबिट्स होता है, आपके पास 100 मेगाबिट्स होता है, आपके पास 1000 मेगाबिट्स होता है, आपके पास
10G होता है। तो जो आपके पास वायरलेस लैंस हैं, वायरलेस लैंस में जो आपकी स्पीड्स हैं वो आपकी 11 मेगाबिट्स है, फिर आपके पास 22 मेगाबिट्स है, फिर आपके पास 54 मेगाबिट्स है, फिर आपके पास 108 मेगाबिट्स है, और फिर आपके पास 160 मेगाबिट्स है। तो वायरलेस लैन के जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं वो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, जो आपके 11 मेगाबिट्स से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और 160 मेगाबिट्स तक अभी करंटली मार्केट में आपको अवेलेबल है। इसका भी एग्जैक्टली वही रूल है, हमने जो बात की थी इथरनेट नेटवर्क के अंदर, कि जो आपका मीडिया है वो मिसमैच नहीं करना चाहिए। अब मीडिया मिसमैच से मेरी यहाँ पे क्या मुराद है कि अगर आपका ये आपका जो एक्सेस पॉइंट है, अगर इसकी स्पीड जो है वो 54 मेगाबिट्स है और इन स्टेशन में जो वायरलेस लैन कार्ड्स लगे हुए हैं वो 11 मेगाबिट्स की हैं, तो आपको जो मैक्सिमम स्पीड मिलेगी दैट विल बी 11 मेगाबिट्स पर सेकंड। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो आपके जितने भी स्टेशंस हैं ये जो आपस में कम्युनिकेट करें, डाटे को सेंड और रिसीव करें, ये मैक्सिमम स्पीड पे सेंड करें, तो आपको यहाँ पे जो इनके वायरलेस कार्ड्स हैं वो आपको चेंज करने पड़ेंगे। अब अगर हम ये एक दूसरी एग्जांपल देखते हैं कि अगर ये डिवाइस 54 मेगाबिट्स की रहे और इनमें वायरलेस कार्ड लगे हैं 108 मेगाबिट्स के, इन दैट केस भी आपको जो मैक्सिमम स्पीड मिलेगी वो 54 मिलेगी, क्योंकि आपके लैन कार्ड्स तो 108 मेगाबिट्स के हैं, लेकिन जो आपकी सेंट्रल डिवाइस है वो मैक्सिमम डाटा सेंड और रिसीव जो है 54 मेगाबिट्स से ज़्यादा डाटे को सेंड और रिसीव कर ही नहीं सकती। तो इसलिए जब भी आपने कम्युनिकेशन चैनल बनाना है, कम्युनिकेशन करनी है, तो जो आपकी डिफरेंट टाइप्स का चैनल है जिसमें आपकी 11 मेगाबिट्स है, 22 मेगाबिट्स है, 54 मेगाबिट्स है, 108 मेगाबिट्स है, तो ये आपकी डिफरेंट स्पीड्स हैं डाटे की सेंडिंग और रिसीविंग की, ठीक है। तो जब तक आपका मीडिया मिसमैच रहेगा तब तक आप मैक्सिमम थ्रूपुट नहीं ले सकते। मैक्सिमम थ्रूपुट लेने के लिए मुझे एक्सेस पॉइंट भी 108 लगाना है और ये सारे कार्ड भी 108 लगाने हैं। मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास ये जो सेंट्रल डिवाइस है ये जो है इसको मैं 160 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं तमाम को 108 कर देता हूँ, ठीक है, तो तब भी मेरे पास 108 रहेगा। मैं अगर इन तमाम को 160 करता हूँ तो मुझे मैक्सिमम थ्रूपुट मिलेगी। मैं तमाम को अगर एक स्पीड पे लिंक करता हूँ तो फिर मैं अपनी मैक्सिमम जो मैक्सिमम मेरी जो होती थ्रूपुट मैं उसको सेंड और रिसीव कर सकता हूँ। तो ये बात आपको समझ आ गई कि जो जिस तरह हमारे पास वाइड नेटवर्क में था कि 10 मेगाबिट्स है, 100 मेगाबिट्स है, 1000 मेगाबिट्स है, गीगाबिट्स है, उनके हम जो आपस में कम्युनिकेशन करवाते थे, तो हम किस चीज़ का ख्याल रखते थे कि जो आपके पास मैक्सिमम सेंडिंग और रिसीविंग है वो आपकी स्पीड सेम हो। तो यहाँ पे भी आपने एग्जैक्टली ये सिर्फ विदाउट वायर्स है, वो विद वायर्स था, बाकी जो आपके रूल्स हैं वो सेम है। अब आपके पास जो आपकी डाटा लिंक लेयर है, ठीक है, डाटा लिंक लेयर की जो सब लेयर्स हैं दे आर 2 सब लेयर्स, ठीक है। एक आपके पास जो है वो लॉजिकल लिंक कंट्रोल है, ठीक है, और दूसरी जो आपके पास है वो आपके पास मीडिया एक्सेस कंट्रोल है, ठीक है। हमने ये कहा था लास्ट टाइम, हमने अपने कुछ इसकी एग्जांपल्स भी देखी थी कि जो आपके पास आपका मैक एड्रेस होता है वो 48 बिट का होता है, जो आपका हेक्साडेसिमल में होता है, ठीक है। वो आपका यहाँ पे काम कर रहा होता है मैक सब लेयर के ऊपर, और वो 48 बिट जो होता है उसमें से 24 बिट जो है वो आपके IEEE की आईडी होती है, और जो आपकी रिमेनिंग 24 बिट्स होते हैं वो आपके वेंडर की आईडी होती है। जो आपका वेंडर है, ठीक है, जब वो अपने कार्ड्स को डिज़ाइन करना शुरू करता है तो जो लास्ट 24 बिट्स होते हैं वो वेंडर के होते हैं, और जो फर्स्ट 24 बिट्स होते हैं वो आपके IEEE के होते हैं, ठीक है। अब जब आपकी कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो जो आपके पास मीडिया एक्सेस कंट्रोल है इसका काम क्या है कि लेयर 2 के ऊपर आपका जो आपके फ्रेम्स हैं, जो आपका एक स्पेसिफिक नोड है जहां उसने डाटे को भेजना है, वो सारे के सारे। इसके साथ आप 2 चीज़ें हैं, एक तो आप देख रहे हैं आपके पास PCF है, पॉइंट कोऑर्डिनेशन फंक्शन, ये काम कर रहा होता है, और दूसरा ये DCF यानी PCF और DCF के ये 2 फंक्शंस को जो है परफॉर्म कर रहा होता है। DCF क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन, जो आपकी आपस में डिस्ट्रीब्यूशन करवा रहा होता है, ठीक है, उसके जितना भी काम होता है वो सारे का सारा आपका DCF कर रहा होता है। और PCF क्या कर रहा होता है? ये आपके पास
पॉइंट कोऑर्डिनेशन फंक्शन है। तो ये दो आपके पॉइंट्स होते हैं, एक आपका पीसीएफ होता है, एक आपका डीसीएफ होता है। जो पीसीएफ है ये पॉइंट कोऑर्डिनेशन के लिए है और जो डीसीएफ है ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन के लिए है। कंप्लीट ये जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है ये IEEE 802.1 है जो कंटेंशन फ्री सर्विस है। अब ये देखिए आप कंटेंशन फ्री सर्विस आपको इसमें ये मिल रही है और यहाँ पे जो आपको कंटेंशन सर्विस मिल रही है वो आपको ये मिल रही है। और ये आपके पास जो दूसरा इसका पार्ट है एक्चुअली जो डाटा लिंक लेयर है इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि जब आप इन टू लेयर्स को कंबाइन कर रहे हैं तो आपके पास क्या चीज़ आ रही है, आपके पास डाटा लिंक लेयर आ रही है। अब ये आपके पास जो आपकी फिजिकल लेयर है आप इसको देख रहे हैं कि ये 80.11 FHSS, 802.11 DSSS, 802.11 ये इंफ्रारेड के लिए है, 80.11A ये आपके पास DSSS के लिए है, 802.11A ये आपके पास OFDM के लिए है और 802.11G ये आपके पास DSSS के लिए है। तो ये आपके पास जो आप देख रहे हैं कि ये आपके पास एक पूरी फिगर है, ठीक है। इसके थ्रू आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है जो आपके पास IEEE 802.11 का स्टैंडर्ड है उसकी आप देख रहे हैं कि आपके पास इसमें जो समरी है मेरे पास वो क्या है कि एक तो आपके पास कंटेंशन फ्री सर्विसेज हैं और एक आपके पास कंटेंशन सर्विसेज हैं। तो जो कंटेंशन फ्री सर्विसेज हैं वो आपको पॉइंट कोऑर्डिनेशन जो है फंक्शन प्रोवाइड कर रही हैं और जो कंटेंशन सर्विसेज हैं वो आपको डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शंस की सर्विसेज जो हैं वो आपको जो प्रोवाइड कर रही हैं। अब आप देखिए ये आपके पास हमने जब ईथरनेट कहा था तो हमने कहा था कि ईथरनेट के अंदर जब आपकी कुलियन होती है तो वो कुलियन कौन आपका रिमूव कर रहा होता है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कुलियन डिटेक्शन। वहाँ पे मैंने वाइड नेटवर्क में क्या देखा था, CSMA/CD कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कुलियन डिटेक्शन। यानी वो जो आपका प्रोटोकॉल था, ठीक है, वो पहले सेंस करता था, फिर जो मल्टीपल डिवाइसेस थी उनको आपस में एक्सेस करता था और आपकी जो कुलियन थी उनको डिटेक्ट करके आपस में कम्युनिकेट करवाता था। तो इसमें जो आपका मेन प्रोटोकॉल था वो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कुलियन डिटेक्शन थी। अब यहाँ पे जो CSMA/CA का जो वर्किंग है कि जो आपका कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस जो आपकी कुलियन डिटेक्शन है ये किस तरीके से जो वर्क कर रही होती है, इसके पैरामीटर्स क्या क्या हैं आप देखें। ये इस सारे का आपका फ्लो चार्ट है। ये आपका यहाँ पे क्या है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कुलियन एक्सेस का जो है यहाँ पे किस तरीके से हो रही है कि ये इस सारी का आपका आप ये कह सकते हैं कि ये आपका फ्लो चार्ट है कि आपका जो डाटा है, आपके डाटे का जो इस पूरी डायग्राम में फ्लो किस तरह चल रहा है, डाटा आपका सेंड और रिसीव किस तरीके से हो रहा है। आप देख रहे हैं कि ये आपको सबसे पहले क्या हो रहा है कि ये आपके पास एक स्टार्ट है। अब स्टार्ट के बाद क्या करते हैं कि सेट बैकअप टू 0, जितने भी आप उन तमाम को 0 से सेट कर देते हैं, ठीक है। और फिर आपने जो भी आपकी प्लानिंग है, जो भी आपकी स्ट्रेटजी है वो सेट करते हैं। फिर आप वेट करते हैं DIFS का वेट करने के बाद आप सेंड करते हैं RTS को, ठीक है। उसके बाद आप एक टाइमर सेट किया जाता है। आप देख रहे हैं हम लिख रहे हैं कि सेट अ टाइमर, हमने एक टाइमर जो है सेट कर दिया। टाइमर सेट करने के बाद CTS जो है वो आपका रिसीव हुआ बिफोर टाइम आउट, ठीक है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर नो है तो फिर क्या होगा, ये नो हुआ, उसने उसको इंक्रीमेंट किया और फिर वो देखेगा कि क्या बैकअप लिमिट नो है। अगर नो है तो वो उसको वेट कराएगा और अगेन आपका कर्सर वहीं पे वापस चला जाएगा जहां से आपने ऑलमोस्ट, ठीक है, इसको स्टार्ट किया था। लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास ये जो केस है नो वाला, अगर आपके पास ये केस जो है यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता नो वाला, और यहाँ पे आप देखते हैं कि ये जो नो वाला केस है ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये इसको यस कर रहा है, तो ये अगर इसको यस करता है तो यस करने के बाद आप ये देख रहे हैं कि ये इसने जो वेट में क्या करना है SIFS को, और यहाँ से आप उस फ्रेम को यहाँ सेंड कर देते हैं। सेंड करने के बाद आप एक टाइमर सेट करते हैं। टाइमर सेट करने के बाद आप एक्नॉलेजमेंट देखते हैं कि आपको रिसीव हुई बिफोर टाइम आउट या नहीं, ठीक है।
अगर नहीं होती तो फिर आप क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट बैकअप कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ है, अगर बैकअप लिमिट है यस करके आपने उसको ब्रॉड कर दिया, कैंसिल कर दिया, और अगर नहीं है तो उसको आपने वेटिंग में लगा के वापस सेंड कर दिया यहाँ पे। और अगर उसको एक्नॉलेजमेंट बिफोर टाइम से जो रिसीव होती है यस इट मीन सक्सेस। तो अभी देख रहे हैं कि ये आपके पास कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस जो कुलियन है उसका एक कंप्लीट फ्लो चार्ट है कि जो उसकी वर्किंग हो रही है, जो उसकी सेंडिंग और रिसीविंग जितनी हो रही है वो किस मेथड से हो रही है, वो किस तरीके से हो रही है, उसको आप कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसने डिफ़ाइन की हैं। और ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि जितनी भी आपकी कुलियन होती है, जिस तरह हमारे पास ईथरनेट के अंदर आपने देखा था कि हम जब भी बल्कि हमने उसमें डायग्राम भी देखी थी कि एक ही पाथ था और दो डिफरेंट कार्ड्स एक साथ ये उन्होंने डिसाइड किया कि पाथ इज़ फ्री, तो वापस में कोलाइड हो रही थी। तो हमने क्या उसमें कहा था कि अब इनकी जो कुलियन हुई है इस कुलियन को रिमूव करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं CSMA CD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कुलियन डिटेक्शन। कि पहले वो सेंस करेगा कैरियर को, उसके बाद मल्टीपल एक्सेस देखेगा पॉसिबल्स हैं कि नहीं, और फिर उनको कुलियन को वो डिटेक्ट करेगा। तो CSMA CD जो होता है वो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कुलियन डिटेक्शन है कि वो उसको सेंसिंग करेगा, सेंसिंग के बाद देखेगा कि मल्टीपल एक्सेस पॉसिबल्स हैं कि नहीं, अगर नहीं है तो फिर क्या करेगा, और फिर उसके बाद उस कुलियन को डिटेक्ट करके उसको फॉरवर्ड करेगा। तो ये एक पूरे का जो है पूरा आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक आपके पास जो है वो कैरियर सेंस किस तरीके से हो रहा है, मल्टीपल कुलियन किस तरीके से हो रही हैं, और उन कुलियन को आप किस तरीके से कैसे जो है रिमूव कर रहे होते हैं। देन आपके पास CSMA CA एंड नैव। अभी हम इनको देखते हैं कि यहाँ पे जो आपके पास नैव है और जो CSMA C है वो किस तरीके से आपके यहाँ पे वर्किंग कर रहा है। अब इसमें देखें, ये आपके पास एक सोर्स है और ये आपके पास एक डेस्टिनेशन है। यहाँ पे आप अपना DIFS सेंड करते हैं, ये एक RTS सिग्नल सेंड करता है, इस RTS के अगेंस्ट इसको CTS सेंड करता है। अब ये जो एरिया आ रहा है ये आपका SIFS है, ये जो आपका एरिया है ये आपके पास SIFS एरिया है। और ये आप देख रहे हैं कि ये उसने ये जो एरिया ये भी आपके पास जब इसने CS सेंड किया तो ये इसने आपने यहाँ पे इसको डाटा सेंड किया। जब यहाँ पे इसने इसका डाटा सेंड कर दिया तो आप ये देख रहे हैं कि आपके पास ये जो एरिया ये फिर आपका बन गया और इस डाटे के अगेंस्ट इसको ये एक एक्नॉलेजमेंट सेंड कर रहा है, ठीक है। ये आपके पास सोर्स है, ये आपके पास डेस्टिनेशन है, और ये बाकी आपके जितने भी इसके अलावा स्टेशन हैं, ठीक है। नो कैरियर सेंसिंग, यहाँ पे कोई कैरियर सेंसिंग नहीं हो रही, ठीक है। जितना भी डाटा ट्रांसमिट किया जा रहा है वो सेंड और रिसीव किया जा रहा है, यहाँ पे आपके पास कोई जो है वो कैरियर सेंसिंग नहीं होती। आप कैरियर सेंसिंग के बगैर ही डेटे को सेंड और रिसीव कर रहे हैं। ये आपके पास रेपिटेशन एग्जांपल ऑफ रेपिटेशन इंटरवल कि जो आपके पास डिफरेंट टाइप के जो आपके इंटरवल्स हैं उनको किस तरीके से कैसे रिपीट किया जा रहा है, ठीक है। अब इसमें एक तो आपके पास बीकन फ्रेम है, ठीक है, और एक आपके पास कंटेंशन फ्री है। आप ये देखेंगे जो आपके पास रेपिटेशन आपका पास जो इंटरवल आ रहा है कि जो आपका इंटरवल जो है वो रिपीट हो रहा है, तो जी इसमें आप ये देखेंगे ये आपके पास एक जो इंटरवल है ये वो है, ये आपके पास ये एरिया आपके पास कंटेंशन फ्री है, इसमें RAFS SFS, ठीक है। यहाँ तक जो आपका एरिया है ये एरिया आपका कंटेंशन फ्री एरिया है और ये आपके पास कंटेंशन वाला एरिया है। ये आपके पास एक एक्सेस पॉइंट है, ये पोर्ट स्टेशन करता है, ये आपके बाकी स्टेशन है, और ये आपके पास नैब है। तो ये आपके पास एक सिंपल सी एग्जांपल थी कि जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है वो किस तरीके से काम कर रहा है, उसकी वर्किंग किस तरीके से हो रही है, कौन सा क्लाइंट क्या कर रहा है, कौन सा स्टेशन क्या सेंड कर रहा है, कैसे सेंड करेगा, ये उसकी आपकी वर्किंग थी। अब यहाँ पे बात आ जाती है फ्रेम फॉर्मेटिंग की। तो पहले तो ये बात है कि आपके फ्रेम्स बनते कहाँ पे हैं, तो किस लेयर पे बनते हैं। तो फ्रेम जो है वो आपके ले 2 पे होते हैं, या जो आपकी डाटा लिंक डे होते हैं वहाँ पे आपके फ्रेम्स होते हैं। हमने क्या कहा था कि आपके पास जो यूज़र की इंफॉर्मेशन होती है
यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन है वो डाटा में कन्वर्ट होती है। डाटा जो है वो आपका सेगमेंट्स में कन्वर्ट होता है। सेगमेंट से आपके पैकेट्स बनते थे और पैकेट से आपके फ्रेम बनते थे, और जो फ्रेम्स हैं वो लेयर 2 के भी होते हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि ये आपके पास एक कंप्लीट फ्रेम है। इसके अंदर क्या क्या आ रहा है कि जो आपके पास जो है फ्रेम चेक है, ठीक है, वो आपके पास जो है वो 2 बाइट का है। फिर आपके पास ये डाटा के लिए आप देख रहे हैं, ये जो आपने डाटा ट्रांसमिट करना है, ये जो आपका डी है ये फॉर डाटा के लिए है, ठीक है, ये भी आपके पास जो 2 बाइट्स का है। फिर आपका एड्रेस 1 है, ये 6 बाइट्स का है। आपका एड्रेस 2 है, ये 6 बाइट्स का है। फिर आपके पास एड्रेस 3 है, ये 6 बाइट्स का है। फिर आपके पास एससी है, ये आपके पास 2 बाइट्स का है। फिर आपके पास 4th एड्रेस है, ये 6 बाइट्स का है। फिर आपके पास 0 से 2312 बाइट्स जो हैं ये आपकी फ्रेम बॉडी है, और ये 4 बाइट्स आपके पास FCS है। अब ये देख रहे हैं कि जो आपका प्रोटोकॉल वर्जन है ये कितनी बिट्स ले रहा है, ये आपके पास 2 बिट्स को ऑक्यूपाई कर रहा है। यानी जो आपका प्रोटोकॉल वर्जन है ये आपके पास 2 बिट्स को ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। जो आपके पास टाइप है ये भी 2 बिट्स को ऑक्यूपाई कर रहा है। जो सब टाइप है ये 4 बिट्स को ऑक्यूपाई कर रहा है। और ये 2DS जो है ये आपके 1 बिट ले रहा है, ठीक है। ये फ्रॉम DS ये 1 बिट ले रहा है। ये आपके पास जो आपकी मोड फ्लैगिंग है ये 1 बिट ले रहा है। ये आपका रेट्रे है, ये 1 बिट ले रहा है। पावर मैनेजमेंट आपका 1 बिट ले रहा है। मोड डाटा है, ये 1 बिट ले रहा है। ये आपकी वायरलेस की इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल WEP वायरलेस इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल ये 1 बिट ले रहा है। और ये आपकी 1 बिट जो है ये आपकी फिक्स्ड है, ये रिजर्व डेवलपमेंट आप। अब हम देखते हैं कि ये जो फ्लैग्स हैं, सब फील्ड्स जो हैं आपके पास FC फील्ड के अंदर, इनको किस तरीके से कैसे डिफाइन किया गया है। आप देख रहे हैं कि जो वर्जन की बिल्ट है इसको हमने करंट वर्जन कहा कि करंट वर्जन इज 0। जो टाइप की बिल्ट है हमने ये कहा कि टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट 00। ये आपके पास जो कंट्रोल है ये आपके पास 01 है। जो और आपके पास जो डाटा है ये आपके पास जो 10 है। सब टाइप जो है ये अभी हम आगे टेबल में देखते हैं 14.2 टेबल में, जो आपकी बल्कि आपके बुक में भी ये टेबल दिया हुआ है। आप भी इस बुक में भी इस टेबल को देखें। हम नेक्स्ट 2 स्लाइड में इस टेबल को देखते हैं। 2DS है ये आपका, ठीक है, कि डिफाइन, इसको भी हम आगे स्लाइड में जाके डिफाइन करते हैं कि ये कहाँ यूज़ होता है, किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर आपके पास इसमें क्या चीज़ आ रही है, मोर फ्लैग्स आ रहे हैं। व्हेन सेट टू 1 मींस मोर फ्रैगमेंट। जब आप इसको 1 सेट करते हैं इट मीन्स कि आपके पास और फ्रैगमेंट्स आ रहे हैं, डाटा और आ रहा है, ठीक है। आपके पास पाइपलाइन में और डिफरेंट चंक्स हैं जो आपने सेंड और रिसीव करवाने हैं। देन आपके पास रिट्रे है, ठीक है। इट मीन्स कि व्हेन सेट टू 1 मीन्स रीट्रांसमिटेड फ्रेम। जब आपने अपने फ्रेम्स को रीट्रांसमिट करना है तो फिर आपने क्या करना है, पावर मैनेजमेंट के लिए आप क्या चीज़ यूज़ करते हैं, मोड डाटा के लिए आप क्या चीज़ यूज़ करते हैं, वाइड इक्विवेलेंट, ठीक है, प्राइवेसी के जो आपकी वायरलेस की प्राइवेसी है, इनक्रिप्शन आपने किस तरह करनी है, और RSVD के है, ये आपकी बिट्स ऑलरेडी रिजर्व्ड है। देन आपके पास जो आपके कंट्रोल फ्रेम्स हैं, हम कंट्रोल फ्रेम्स के अंदर अपनी क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें एक तो आपके पास RTS है, दूसरा आपके पास CTS और ACK है। ये जो आपके पास RTS है, आप RTS की डिवीजन दिख रहे हैं कि जो आपके पास FC है ये आपके पास 2 बाइट्स है। जो आपके पास D है फिर ये 2 बाइट्स है। जो आपके पास एड्रेस क्या है वो आपके पास जो है वो आपका 1 बाइट है। और जो आपके पास एड्रेस 2 है वो 6 बाइट्स है। और जो आपके पास FCS है वो 4 बाइट्स है, ठीक है। इसी तरह जो CTS और ACK है ये बेसिकली आपके कंट्रोल फ्रेम्स हैं, जो ये वो फ्रेम्स हैं जो डाटे को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। आपने किस तरह सेंड करना है, किस तरह आपने रिसीव करना है। तो ये जो आपके 2 बाइट्स हैं ये आपके FC हैं, ये आपके जो 2 बाइट्स हैं ये आपके D के लिए हैं, ये आपके पास जो 6 बाइट्स हैं ये आपके पास जो एड्रेस 1 के लिए हैं, और ये जो 4 बाइट्स हैं ये आपके पास FCS के लिए हैं। अब वैल्यूज़ ऑफ सब फील्ड्स, अब इन तमाम की जो वैल्यूज़ हैं वो हमने ऑलरेडी पहले से जो है वो प्री डिफाइन की हुई हैं। वो क्या क्या वैल्यूज़ हैं कि जब सब टाइप हम 1011 करते हैं तो इट मीन्स कि रिक्वेस्ट टू सेंड, यानी ये जो आपके पास जो हम पीछे हम बात कर रहे थे बार बार RTS की, CTS की, अभी हम इसके एब्रिविएशन देखते हैं कि जब आप बात करते हैं
1011 की बात करते हैं तो इट मीन्स कि रिक्वेस्ट टू सेंड, कि अभी आपने जब 1011 आएगा तो आपने एक रिक्वेस्ट सेंड कर दी है डाटा सेंडिंग के लिए, ठीक है। जब आप बात करते हैं 1100 तो इसका मतलब है कि क्लियर टू सेंड, कि अभी जो आपने किया है वो आपका जो है किस चीज़ के लिए, क्लियर टू सेंडिंग के लिए है। देन आपके पास इसमें आ रहा है 1101 आ रहा है, जो आपके पास यहाँ पे 1101 आ रहा है, ये आपके पास क्या है, ये आपके एक्नॉलेजमेंट के लिए है, कि जो जब आप बात करते हैं 1101 तो ये आपकी जो एक्नॉलेजमेंट है, जो एक आपकी है, ये आप उसके लिए चूज़ कर रहे हैं। तो जो आपके पास यहाँ पे 1011 है ये आपका रिक्वेस्ट टू सेंड है, जो 1100 है ये आपका क्लियर टू सेंड है, जो आपके पास यहाँ पे 1101 है ये आपका एक्नॉलेजमेंट के लिए है। तो ये आपके पास डिफरेंट टेबल्स हैं और उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो पहले से प्री डिफाइन है, कि अगर मेरे पास यहाँ पे ये कोड आएगा तो मैंने क्या चीज़ ट्रांसमिट करनी है, अगर मेरे पास यहाँ पे ये कोड आएगा तो मैंने यहाँ पे क्या चीज़ ट्रांसमिट करनी है, क्या चीज़ मैंने सेंड करनी है। तो ये आपकी जितनी वैल्यूज़ हैं ये ऑलरेडी जो हैं पहले से प्री डिफाइन है, हम यहाँ पे अपनी प्री डिफाइंड वैल्यूज़ को जो है यूज़ करते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो आपके पास यहाँ पे 1011 था ये आपका RTS के लिए है, 110 CTS के लिए है, और फिर आपके पास 1101 जो है वो आपकी एक्नॉलेजमेंट के लिए है, कि आपको डाटा रिसीव है। आपकी जो एक्नॉलेजमेंट होती है वो भी दो तरह की होती है, ठीक है। एक आपकी पॉजिटिव एक होती है और एक आपके पास नेगेटिव एक होती है। पॉजिटिव एक वो होती है कि जिसमें आपको एक मिलेगी, आपको जो डाटा आपने सेंड किया है एग्जैक्टली वही सेम कॉपी वहाँ पे रिसीवर एंड पे सेंड हो गई है, लेकिन आपने अगर सेंड 11011 की है, वहाँ पे सेंड हुआ है 0001, तो ये आपका डाटा सेंड हो गया। लेकिन अब आपको एक नेगेटिव एक मिलेगी कि जो आपने अपना डाटा सेंड किया है वो प्रॉपरली वहाँ नहीं पहुँचा, उसमें कोई एरर है। तो इसलिए जो आपकी एक्नॉलेजमेंट्स होती हैं एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है, ठीक है। पॉजिटिव जो आपका डाटा सही प्रॉपरली पहुंच गया तो आपको पॉजिटिव एक मिली है, और जब आपका डाटा प्रॉपर नहीं पहुंचा तो आपको नेगेटिव एक मिली है। तो ये एक पॉजिटिव थी और दूसरी आपके पास नेगेटिव एक थी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपके पास जो एक टेबल है, ठीक है, इसके अंदर आप ये देखेंगे जो आपके एड्रेसेस हैं, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं कि एक आपके पास 2DS है, एक आपके पास जो है फ्रॉम DS है, ठीक है। अब आप ये देखें जब यहाँ पे 00 की बात करते हैं तो पहला केस क्या बन रहा है कि जो आपका एड्रेस 1 है ये आपके पास डेस्टिनेशन है, जो आपके पास एड्रेस 2 है ये सोर्स है, ठीक है। ये आपके पास एड्रेस 3 क्या है, BSSS ID है, और जो आपका एड्रेस 4 है वो आपको नॉट अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो एड्रेस 1 है ये डेस्टिनेशन के लिए हो गया, ये सोर्स के लिए, BSSS ID के लिए, और ये आपके पास क्या है, ये आपको नॉट अवेलेबल है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेकंड क्या है, मैं अब ये देखें मेरे ये 2 बिट्स हैं तो मैंने इसके 2 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज रखी हैं, 00 देन 01 देन 10 एंड 11, क्योंकि जो आपके पास 2 बिट्स होती हैं, आप कहते हैं कि 2 तो जो आपके पास 2 होता है इसका मतलब होता है कि आपके पास 4 पॉसिबिलिटीज हैं। तो इसको आप देख रहे हैं कि ये आपके पास 0 देन 0, तो ये आपके पास डेस्टिनेशन है, ये आपके पास सोर्स है, और ये आपके पास जो है BSSS ID है, ये आपके पास जो एड्रेस 3 है ये आपके पास BSSS ID है, और ये जो 4 है ये आपको यहाँ पे नॉट अवेलेबल, ये आपको यहाँ पे गिवन नहीं है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि 0 और 1, इसमें हम देख रहे हैं कि ये आपके पास डेस्टिनेशन के लिए ये सेंडिंग AP है। सेंडिंग AP क्या है, जो आपका एक्सेस पॉइंट है, जो आपका डाटा सेंड कर रहा है, ये आपके पास दूसरा एड्रेस है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे एड्रेस 3 क्या आ रहा है, वो आपके पास आ रहा है सोर्स आ रहा है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आपके पास यहाँ पे एड्रेस 4 है वो आपको नॉट अवेलेबल है, वो आपको गिवन नहीं है। फिर आप देखते हैं यहाँ पे कि जो यहाँ पे 5वां आपके पास आ रहा है कि ये आपके पास जो 2DS है, ये आप यहाँ देख रहे हैं 1 है, ये आपके पास जो फ्रॉम DS है ये आपके पास 0 है, और फिर आप देख रहे हैं एड्रेस 1 में आपके पास क्या आ रहा है, ये आपका रिसीविंग एक्सेस पॉइंट आ रहा है, ये एड्रेस 2 जो है ये आपका सोर्स आ रहा है, ये आपका जो एड्रेस 3 है ये डेस्टिनेशन आ रहा है, और ये जो आपका एड्रेस 4 है ये आपको यहाँ पे नॉट अवेलेबल है। फिर आप इस टेबल में देख रहे हैं ये 1 1 आ गया, ये 1 1 में जो आपका एड्रेस 1 है
ये आपका रिसीविंग एक्सेस पॉइंट है, ये एड्रेस 2 ये आपका सेंडिंग एक्सेस पॉइंट है, ये आपका एड्रेस 3 ये आपका डेस्टिनेशन के लिए है, और ये आपका एड्रेस 4 ये आपका सोर्स के लिए। तो ये आपका आप देख रहे हैं, ये आपके पास एक कंप्लीट टेबल है जिसके अंदर हम पूरी वर्किंग डिफाइन कर रहे हैं कि जब यहाँ पे आप देखें डेस्टिनेशन सोर्स BSSID, ठीक है, यहाँ डेस्टिनेशन है, सेंडिंग AP है, यहाँ पे आपका यानी 2 केसेस आपके डेस्टिनेशन के हैं, 2 केसेस आपके रिसीविंग के हैं, ठीक है। तो हमने इस टेबल के थ्रू ये देख सकते हैं कि आपको कौन सा एड्रेस अवेलेबल है, आपने किस बिट को सेंड करना है, किसको नहीं सेंड करना, कौन सी आपकी रिसीविंग बिट है, कौन सी आपकी रिसीविंग बिट नहीं है। अब ये हमारे पास जो अब यहाँ पे अगर मैं बैक करता हूँ तो ये आप देख रहे हैं कि देयर आर 4 केसेस, इट्स अ फर्स्ट केस, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पे भी हम इन्हीं एड्रेसिंग के मैकेनिज्म को अगर हम देखें तो हमारे पास केस 1 है, केस 2 है, देन केस 3 है, और फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है, केस 4 है। हम इन तमाम केसेस को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, इन डिटेल डिस्कस करते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि ये आपके पास एक BSS है और ये उसकी BSS की ID है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इट्स B देन A देन ठीक है, ये ब्लैंक है, और ये आपका अगर हम नंबरिंग करें 1 2 3 4, ये आपका क्लाइंट A है, और ये आपके पास BSS ये आपका क्लाइंट B है। ये आपका केस नंबर 1 बन रहा है। केस 2 में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कि जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ये आपका BSS है, ये आपका दूसरा, ये आपका एक ये हो गया, ये दूसरा हो गया। अब ये सेंड कर रहा है, ये एक आपका एक्सेस पॉइंट है, तो जब सेंड करता है इसको तो ये सबसे पहले क्या यहाँ रिसीव करेगा, 1 रिसीव करेगा B को, देन यहाँ पे ये क्या चीज़ पिक करेगा, ये जो आपका एक्सेस पॉइंट है ये 2 को पिक कर रहा है, देन इस ग्रुप 3 एंड 4। तो ये आपके पास जो है, ये आपके पास सेकेंड केस है कि जिसके अंदर आप कि एड्रेस की मैकेनिज्म का ये सेकंड केस है कि वो एड्रेसेस को किस तरीके से वहाँ पे सेंड करेगा या रिसीव करेगा, ठीक है। इन द थर्ड केस आप देखेंगे ये आपके पास एक कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। यहाँ पे ये जो आपका पॉइंट है ये B है, ये आपका BSS है, ये आपके पास A है, ये आपका दूसरा BSS है, ये आपके पास एक एक्सेस पॉइंट है, ठीक है। अब आप इसमें देखें कि यहाँ से जब आप सेंड करते हैं तो ये आपके पास एक एक्सेस पॉइंट है, ये आपके पास 2A है, ये आपके पास 3B है, और ये आपके पास 4 है। तो जब आप इसको सेंड कर रहे हैं तो इट्स 1 2 3 एंड 4, ये आपके पास आपका थर्ड केस बन रहा है यहाँ पे सेंडिंग और रिसीविंग का। फोर्थ केस के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, ये आपका वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन है। ये आपके जो दोनों थे ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, ये भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, ये भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था। जो फोर्थ केस है ये आपके पास वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। अब जब आपके पास वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है कि जो आपका वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है कि उसके अंदर आप वायरलेस को किस तरीके से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। आप ये देखें कि यहाँ पे आपके पास ये एक्सेस पॉइंट 2 है, फिर ये एक्सेस पॉइंट 2 1 है, ये AP1 है 2, ये B3 है, ये 4 है, ये एक एक्सेस पॉइंट यहाँ पे है जिसको 1 का हुआ है, दूसरा एक्सेस पॉइंट 2 यहाँ का हुआ है, ये आपका BSS है आपका है, ये आपकी मशीन A है, ये BSS ये आपकी मशीन B है। तो ये आपके पास केस 4 है। तो ये आपका केस 1, इट्स अ केस 2, इट्स अ केस 3, इट्स अ केस 4। तो देयर आर 4 डिफरेंट केसेस दैट वी आर यूज इन द एड्रेस मैकेनिज्म कि जब आप अपनी एड्रेसिंग कर रहे होते हैं जो उसका मैकेनिज्म होता है उसके अंदर आप अपने डिफरेंट इन केसेस को किस तरीके से कैसे डिप्लॉय कर रहे होते हैं, कैसे यूज़ कर रहे होते हैं। अब आप ये देखिए यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है जिसको हिडन स्टेशन, यहाँ पे जो प्रॉब्लम आता है वो आपका आता है यहाँ पे हिडन स्टेशन प्रॉब्लम का। कि वो प्रॉब्लम क्या है कि आप ये देख रहे हैं कि ये आपके पास जो रेंज है ये इसकी रेंज है, ये जो रेंज है ये आपकी एक B की रेंज है, ये जो आपका एक आपका एक्सेस पॉइंट है ये B है, ये इसकी रेंज है, और ये आपके पास रेंज ऑफ C है, ये आपका एक दूसरा एक्सेस पॉइंट है इसकी। अब ये आपका स्टेशन B और C है, जो A है ये इन दोनों जगह पे कैरी कर रहा है। B एंड C आर हिडन फ्रॉम अदर विद रिस्पेक्ट टू A, ठीक है। जो B और C हैं, B और C एक दूसरे के लिए हिडन है विद रिस्पेक्ट टू A, ठीक है। डेफिनेटली अगर आप डायग्राम में देखें तो साफ इसमें नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं कंसेप्ट हम जो दे रहे हैं या देखना चाह रहे हैं वो ये है कि B एंड C जो हैं वो आपके दोनों हिडन हैं आपके फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे के साथ विद रिस्पेक्ट टू A, ठीक है। वो आपस में जो है एक दूसरे से हिडन है।
अब यहाँ पे जो आपके पास द CTS frame in CSMA carrier sense multiple access collision access handshake can prevent collision from a hidden station। यहाँ पे जो आपके पास एक कंसेप्ट आ रहा है, वो कंसेप्ट क्या आ रहा है कि जो आपके पास CTS का जो आपका फ्रेम है, द CTS फ्रेम इन CSMA CA हैंडशेक कैन प्रिवेंट collision फ्रॉम अ हिडन स्टेशन। जो आपका हिडन स्टेशन है उसको वो वहाँ से जो है प्रिवेंट कर रहा है। अब वो जो आपकी प्रिवेंशन है, वो प्रिवेंशन किस तरीके से हो रही है या कैसे हो रही है, वो हम आगे जो है जो आपकी स्लाइड उसमें डिस्कस करते हैं। अब ये देखें, ये आपके पास जो है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यूज़ ऑफ हैंड शेकिंग टू प्रिवेंट हिडन स्टेशन प्रॉब्लम। जो हिडन, अब ये जो हमने बात की थी, अगर इस डायग्राम में देखें तो हमने यहाँ पे इस डायग्राम में क्या बात की है कि जो आपके पास B और C हैं आर हिडन फ्रॉम ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू A। जो A है वो उसके हिसाब से एक दूसरे से दोनों के दोनों के हैं, वो दोनों के दोनों आपके हिडन हैं। ठीक है जी। अब जो आपके पास CTS का फ्रेम है, अब यहाँ पे देखें, द CTS फ्रेम इन CSMA/CA हैंडशेक कैन प्रिवेंट collision फ्रॉम अ हिडन स्टेशन। जो आपका CTS का फ्रेम है, जो CSMA है, जो आपका हैंडशेक है, वो प्रिवेंट कर सकता है आपकी collision, जो आपके स्टेशन की collision है, वो इस collision को जो है प्रिवेंट कर सकता है। तो हम यहाँ पे आगे बेसिकली हम यहाँ इस डायग्राम से हम यहाँ पे आ गए थे। अभी देखेंगे ये आपके पास यूज़ ऑफ हैंड शेकिंग टू प्रिवेंट हिडन स्टेशन प्रॉब्लम के, जो आपके हिडन स्टेशन प्रॉब्लम्स हैं उनको आप किस तरीके से कैसे प्रिवेंट करते हैं। अभी देखेंगे ये आपके पास स्टेशन A है, ये स्टेशन B है, ये स्टेशन C है, ये आपके पास ये टाइम बार है, इसकी टाइम बार है, इसकी टाइम बार है, ये एक RTS सिग्नल सेंड करता है, ये CTS यहाँ सेंड करता है, ये CTS यहाँ सेंड करता है। तो जो आपका यहाँ पे हिडन प्रॉब्लम आता है, उस प्रॉब्लम को हम रिकवर करने के लिए डिफरेंट मेथडोलॉजीज यूज़ करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, क्योंकि जब तक आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, आपके पास कम्युनिकेशन के डिफरेंट इश्यूज आपके नेटवर्क में आपको जो मिलते रहेंगे। हम देखते हैं उसको आगे मज़ीद। आप देखें, सबसे पहले क्या है कि ये आपके पास रेंज BAC है, C इज़ एक्सपोज टू ट्रांसमिशन फ्रॉम A टू B। जो C है वो एक्सपोज कर रहा है ट्रांसमिशन A से B, यानी ये रेंज ऑफ A है। ठीक है, यहाँ पे अब आप इस डायग्राम में देखेंगे जो यानी पहला प्रॉब्लम क्या था आपके पास, फर्स्ट इशू था आपके पास यहाँ पे वायरलेस के अंदर। ठीक है, अभी हम वायरलेस के इश्यूज को देख रहे हैं। फर्स्ट इशू क्या था, ये आपका हिडन स्टेशन प्रॉब्लम था। सेकंड इशू क्या है आपके पास, वो इशू है एक्सपोज स्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, जो आपके पास एक्सपोज स्टेशन प्रॉब्लम है, ठीक है, इसके अंदर जो चीज़ आ रही है ये आपके पास एक्सपोज स्टेशन प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, अब आपके पास जो एक्सपोज स्टेशन प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से कम करेंगे, कैसे रिकवर करेंगे। ठीक है, यानी आप इस डायग्राम में देखेंगे ये हमारे पास यहाँ पे आपके पास जो रेंज आ रही थी वो B की रेंज आ रही थी, और यहाँ पे आपके पास जो रेंज आ रही थी वो C की आ रही थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो C है इज एक्सपोज टू ट्रांसमिशन फ्रॉम A टू B। ठीक है जी। अब यूज़ ऑफ हैंड शेकिंग इन एक्सपोज स्टेशन प्रॉब्लम, कि जो आपके हैंड शेकिंग होते हैं उनमें जो आपके पास एक्सपोज स्टेशन प्रॉब्लम होता है वो किस तरीके से होता है। तो आप देखें कि ये आपके पास एक स्टेशन B है, ये स्टेशन A है, और ये स्टेशन C है, और ये आपके पास स्टेशन D है। ठीक है जी, यानी B, A, C और D। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो आपका RTS है, ये RTS, ठीक है, ये RTS यहाँ सेंड हुआ, RTS यहाँ आया, CTS आया, ये आपका डाटा एरिया है। ये जो आपका एरिया आप देख रहे हैं, इस तमाम में आपने जो अपना डाटा ट्रांसमिट करना है, जो अपने सेंड करना है, जो अपने डाटा अपना रिसीव करना है, तो जो आपका डाटा एरिया बनता है वो आपका सारा का सारा ये जो एरिया है ये आपका डाटा एरिया है। अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये RTS है, ये डाटा है। अब जो कुलियन आपकी हो रही है, ये देखें, जब आप ये इस RTS को यहाँ सेंड करेगा और ये CTS, ये अब जो आपका एरिया है ये आपकी यहाँ पे
कोलिजन हो रही है। अब असल में यहाँ पे कोलिजन को रिमूव करने के लिए हमने जब बात की थी कि अगर आपके पास ईथरनेट नेटवर्क होता तो ईथरनेट हमने नेटवर्क में कहा था कि CSM में CD यानी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन जो होता है वो आपकी ईथरनेट की कोलिजन को जो है रिमूव करता है। लेकिन जो आपके पास जो आपका वायरलेस नेटवर्क है, वायरलेस नेटवर्क में जो आपकी कोलिजन रिमूव होती है वो आपकी CSM में CA से होती है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन एक्ट। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी कोलिजन को हम रिमूव करेंगे, कम करेंगे, वो हम CSM में CA से करेंगे। इसको यूज़ करते हुए हम अपनी कोलिजन को जो है लेस कर देंगे या अपनी कोलिजन को हम मिनिमाइज कर देंगे। तो ये डायग्राम थी आपके पास यूज ऑफ हैंड शेकिंग इन एक्सपोज स्टेशन प्रॉब्लम्स की। ये आपके पास अब इसकी फिजिकल लेयर्स की एक समरी आ गई है। अब जैसे इसमें क्या चीज़ें आ रही हैं, IEEE, देन टेक्निक, उसका बैंड, उसका मॉड्यूलेशन, उसका रेट। 802.11 में आपके पास दो टेक्निक्स होती हैं, एक FHSS और एक DSSS होती है। ठीक है जी, इन तमाम की एब्रीविएशन आपके चैप्टर में दी हुई है। आप इन तमाम एब्रीविएशन को आपको पता होना चाहिए कौन सी एब्रीविएशन क्या चीज़ है। तो FHSS जो है ये आपके पास 2.4 इसका जो बैंड रेट है ये आपके पास 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का बैंड है। इसकी जो मॉड्यूलेशन होती है वो कौन सी टेक्निक यूज़ करता है ये हम सारी पहले पढ़ चुके हैं डाटा एंड सिग्नल्स के चैप्टर में और डिजिटल ट्रांसमिशन के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो ये आपकी यूज़ करता है FSK यूज़ करता है और इसका जो डेटा रेट है वो आपके पास 1 और 2 मेगाबिट्स तक है। फिर आपके पास जो DSSS है इसका जो बैंड है ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है। ये आपकी PSK को यूज़ करता है। इसका भी जो रेट है वो 1 और 2 मेगाहर्ट्ज़ पर सेकेंड है। इसका बैंड जो है ये आपका इंफ्रारेड का बैंड है। ये जो आपकी मॉड्यूलेशन है ये आपके पास PPM की मॉड्यूलेशन है। यहाँ पे जो आपके पास रेट आ रहा है ये आपके पास 1 और 2 या ये 1 मेगाबिट्स का होगा या ये आपके पास 2 मेगाबिट्स का होगा। ये आपके पास जो नेक्स्ट है 802.11a, इसमें जो हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं OFMDM को यूज़ कर रहे हैं। इसका जो बैंड रेट आ रहा है वो 5.725 गीगाहर्ट्ज़ आ रहा है, यानी इसका जो बैंड रेट है वो आपके पास 5.725 गीगाहर्ट्ज़ है। इसमें जो हम मॉड्यूलेशन यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं PSK और या QAM को यूज़ करते हैं। और इसका जो हमारे पास यहाँ पे डाटा रेट है, जो ट्रांसमिशन का रेट है वो आपके पास 6254 मेगाबिट्स है। देन हम यूज़ करते हैं 802.11b। ठीक है, इसके अंदर जो आपकी टेक्निक है वो DSSS है। ये भी बैंड 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है। ये टेक्निक आपका PSK यूज़ करता है और इसका जो डाटा रेट है वो 5.5 और 11 मेगाबिट्स पर सेकेंड है। लास्ट में आपके पास जो है वो 802.11g है। ठीक है, जिसकी टेक्निक आपके पास OFMDM। इसका भी जो बैंड रेट है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है। मॉड्यूलेशन जो इसकी है वो डिफरेंट है इसकी, और इसका रेट जो है वो 22 मेगाबिट्स और 54 मेगाबिट्स है, यानी इसका जो ट्रांसमिशन रेट है वो 22 मेगाबिट्स से और 54 मेगाबिट्स तक होता है। तो ये चार्ट था आपके पास फिजिकल लेयर्स का कंप्लीट। अब आपके पास इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक एंड मेडिकल, जिसको हम ISM बैंड कहते हैं, ये जो आपका ISM स्टैंड फॉर इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक एंड मेडिकल बैंड। ठीक है, अब आप ये देखें कि इसकी जो आपकी फ्रिक्वेंसी है 902 मेगा, ये 26 की है और ये 902 से लेकर 928 मेगाहर्ट्ज़ का बैंड है इसका। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर ये आपके पास जो आ रही है ये आपके पास 2.4835 आ रही है। यहाँ आप देखते हैं कि ये आपके पास 5.725 से लेकर 5.850 तक आ रही है। इसकी फ्रिक्वेंसी जो आपके पास 125 मेगाहर्ट्ज़ का है। तो ये आपके पास इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक एंड मेडिकल, ये आपके पास 3 बैंड्स हैं जिसमें ISM है। इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक, मेडिकल बैंड, ये आपके देयर आर 3 डिफरेंट बैंड्स हैं। ठीक है, जो हम इसमें अपने जो है यूज़ कर रहे हैं। ये आपके पास फिजिकल लेयर्स है ऑफ IEEE, जो आपके पास IEEE की
फिजिकल लेयर्स हैं, ठीक है, जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं 802.11। आप ये देख रहे हैं कि फिजिकल लेयर ऑफ IEEE 802.11 FHSS। अब इसमें देख रहे हैं कि इसमें आपके पास जो एक ऑप्शन आ रही है 1 और 2 मेगाबिट्स, यानी जो आपके पास डिजिटल डाटा है वो आप देख रहे हैं वो कितना आ रहा है 1 और 2 मेगाबिट्स, यानी वो 1 और 2 मेगाबिट्स का डाटा है। जो डिजिटल डाटा है ये आपके पास मॉड्यूलेटर है, ये इसको मॉड्यूलेट करता है 2 लेवल या 4 लेवल FS के ऊपर करता है और आपको क्या ट्रांसमिट करके दे रहा है 1 मेगाहर्ट्ज़ का एनालॉग सिग्नल। जब आप 1 और 2 मेगाबिट्स के डिजिटल डाटे को 2 और 4 लेवल के ऊपर आप जब भी मॉड्यूलेट करेंगे तो आपको क्या चीज़ मिल रही है 1 मेगाहर्ट्ज़ का एनालॉग सिग्नल आपको मिलता है, जो आपके पास 1 मेगाहर्ट्ज़ का सिग्नल है, ठीक है जी। और ये आपके पास फ्रिक्वेंसी सिंथेसाइजर है। तो बेसिकली इस डायग्राम में ये बताया गया है कि डिजिटल डाटे को हम जो है यूजिंग 2 लेवल या 4 लेवल FS के थ्रू मॉड्यूलेट करके हम जो अपना एनालॉग सिग्नल दूसरी साइड पे ले सकते हैं, वो होगा 1 मेगाहर्ट्ज़। देन आपके पास फिजिकल लेयर ऑफ IEEE 802.11 DSSS है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये आपके पास 1 और 2 मेगाबिट्स का डिजिटल डाटा है। ये 11 चिप बार्कर सीक्वेंस है, ये आपका एक मैथमेटिशियन था, ठीक है, जिसके नाम पे रखी गई। तो ये आपके पास 11 चिप है। यहाँ से आपको क्या ट्रांसमिट हुआ 11, या तो आपको 11 मेगाबिट्स होगा या आपको 2 मेगाबिट्स होगा। और मॉड्यूलेटर की टेक्निक हम जो यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं BPSK RQPSK, यानी यहाँ पे जो आपकी मॉड्यूलेशन हो रही है वो BPSK हो रही है और साथ कौन सी हो रही है QPSK हो रही है। और आप दूसरे एंड के ऊपर आपको क्या ट्रांसमिशन मिल रही है 11 मेगाहर्ट्ज़ एनालॉग का जो है सिग्नल वो मिल रहा है। यानी यहाँ से आप 1 से 2 मेगाबिट्स डिजिटल डाटे को इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, ये आपको 11 या 22 मेगाबिट्स मिल रहा है। ये कन्वर्जन आपकी यहाँ पर आती है, यहाँ पे आपको जो आपकी मॉड्यूलेशन है या वो BPSK होगी या आपके पास QPSK होगी, और वो करने के बाद आपको जो ट्रांसमिशन मिल रही है वो आपको 11 मेगाहर्ट्ज़ की एनालॉग सिग्नल, यानी आप 1 या 2 मेगाबिट्स के डिजिटल डाटे को दूसरे एंड के ऊपर लेके आते हैं 11 मेगाहर्ट्ज़ का जो आपका एनालॉग सिग्नल है उसके ऊपर। देन आपको देख रहे हैं कि आपके पास जो फिजिकल लेयर ऑफ IEEE है 802.11, ये आपके पास इंफ्रारेड है। अब जो आपके पास इंफ्रारेड है इसमें हम देख रहे हैं आपके पास क्या है कि 1 और 2 मेगाबिट्स पर सेकंड का जो आपका डिजिटल डाटा है ये आपके पास इनकोडर है। और ये आप देख रहे हैं कि 4 to 16 और 2 to 4, यानी या आपके पास 4 to 16 होगा या आपके पास 2 to 4 होगा, ठीक है। ये आप जब आप इसको सेंड करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ये आपका मॉड्यूलेटर है जो आपकी पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटर है, और ये आपको दूसरे एंड के ऊपर क्या चीज़ सेंड कर रहा है, ये आपको दूसरे एंड के ऊपर एनालॉग जो सिग्नल है ये आपको वो सेंड कर रहा है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये आपके पास 1 और 2 मेगाबिट्स का डिजिटल डाटा था, यहाँ पे इनकोड हुआ और ये यहाँ पे आपको इसने पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन यानी आपको एनालॉग सिग्नल मिल गया। देन आपके पास फिजिकल लेयर ऑफ IEEE 802.11b है, ठीक है। ये आपके पास जो है ये आपके पास फिजिकल लेयर है आपकी IEEE की जो आपके पास 802.11b है। इसमें आप देख रहे हैं कि 5.5 और 11 मेगाबिट्स ये इसका ओरिजिनल डाटा है। ये आप देख रहे हैं कि ये आपका 4:1 और 1:8। अगर 1:8 है तो ये 2 बिट्स, और ये आपके पास QPS की एज आपको देगा। और अगर ये 5.5 मेगाबिट्स है तो ये आपको 2 बिट्स देगा। अगर आपका ये 11 मेगाबिट्स है तो ये आपको 6 बिट्स देगा। यहाँ पे आपका CCK सेटर लगा हुआ है, ये इसको मॉड्यूलेट करेगा और मॉड्यूलेशन के बाद आपको क्या चीज़ मिल जाएगी, आपको 11 मेगाहर्ट्ज़ का एनालॉग सिग्नल मिल जाएगा। तो यानी आप ये देख रहे हैं कि जब भी आप 5.5 और 11 मेगाबिट्स के डिजिटल डाटे को कन्वर्ट करते हैं तो दूसरे एंड पे एंडिंग पे रिसीविंग एंड के ऊपर आपको क्या चीज़ मिलती है, आपको 11 मेगाहर्ट्ज़ का एनालॉग सिग्नल मिलता है। नेक्स्ट आपके पास जो टेक्नोलॉजी है दैट इज़ ब्लूटूथ, ठीक है। ब्लूटूथ इज़ अ वायरलेस लैन। देखने से पहले आपके पास
इंफ्रारेड की थी। आपने अगर आपके पास 2 मोबाइल फ़ोन होते थे तो आप उसको लाइन ऑफ साइट में एक साथ रखते थे, फिर डाटे को ट्रांसमिट करते थे। अगर एक मोबाइल आपका आगे पीछे हो जाए तो आपकी फ़ाइल ट्रांसफ़र नहीं होती थी, उसका डिस्टेंस कम होता था, उसकी स्पीड कम होती थी। उन तमाम चीज़ों को बेहतर करने के लिए जो नई टेक्नोलॉजी आई दैट वाज ब्लूटूथ। ब्लूटूथ इज़ अ वायरलेस लैन टेक्नोलॉजी। ये एक लैन टेक्नोलॉजी है डिज़ाइन टू कनेक्ट डिवाइसेस ऑफ डिफरेंट फंक्शन सच एज टेलीफोन। आप टेलीफोन कर सकते हैं, नोटबुक, आपके जो लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, कैमराज हैं, प्रिंटर्स हैं, कॉफ़ी मेकर्स हैं एंड सो ऑन। बहुत सी डिवाइसेस आ गई। यानी आप एक प्रिंटर है वो आप यूजिंग ब्लूटूथ, आप जिस तरह अपने सेल फोन में एक पिक्चर लेते हैं, ठीक है, उस पिक्चर को यूजिंग ब्लूटूथ ट्रांसफ़र कर देते हैं लैपटॉप में, कैमरे से आप यूजिंग ब्लूटूथ ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ब्लूटूथ के डिफरेंट फंक्शंस हैं। अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इसका आर्किटेक्चर, ब्लूटूथ की जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं, बेसमेंट लेयर और आपके पास L2CAP की जो लेयर है वो कौन कौन सी है। ये आपके पास ब्लूटूथ के अंदर ये आपका है पिकोनेट में देख रहे हैं। ये आपके पास एक जो प्राइमरी है और ये आपके पास डिफरेंट सारे के सारे जो सेकेंडरी हैं। ये आपका एक सेकेंडरी है, ये आपके पास दूसरा सेकेंडरी है, ये आपके पास तीसरा है और ये आपके पास चौथा है। तो ये आपके पास जो है, ठीक है, ये आपका सेकेंडरी है, ये आपके पास दूसरा सेकेंडरी है, ये आपके पास तीसरा सेकेंडरी है, ये आपके पास चौथा सेकेंडरी है, ये आपके पास ये आपका पिकोनेट का है। देन आपके पास अब ये बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, ब्लूटूथ की डिफरेंट टाइप्स को देख रहे हैं। तो जो इसमें आपकी फर्स्ट टाइप है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास पिकोनेट है। सेकंड जो है वो आपकी स्कैटरनेट है, ठीक है। आपके पास जो आपका स्कैटरनेट है इसमें आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कि आपके पास ये डिफरेंट प्राइमरीज हैं और ये आपकी सेकेंडरीज हैं और ये जो आपकी सेंटर वाली डिवाइस, यानी ये आपका ये जो हिस्सा है ये आपका पिकोनेट है जो आपने यहाँ पे देखा था। अब इसको हमने यहाँ से कैप्चर किया और यहाँ पे जब रखा तो ये आपका प्राइमरी है, ये आपके 2 यहाँ पे सेकेंडरीज हैं और ये एक प्राइमरी के साथ आपके डिफरेंट सेकेंडरीज हैं। यानी ये प्राइमरी इसके साथ भी, ये इस प्राइमरी के साथ भी लिंक है और ये आपका ये मशीन जो है प्राइमरी और स्लाइस सेकेंडरी ये 2 टास्क परफॉर्म कर रही है। यानी ये प्राइमरी के साथ इसके साथ हम लिंक कर सकते हैं। आप देखें ये जो प्राइमरी के साथ लिंक है और ये आपकी ये जो मशीन थी ये मशीन आपकी सेकेंडरी है, तो ये इसके साथ, क्योंकि ये आपकी जो है सेकेंडरी भी है तो ये इसके साथ भी कम्युनिकेट कर रही है। ये जो मशीन है, क्योंकि ये मशीन भी आपकी सेकेंडरी है, ये इसके साथ भी कम्युनिकेट कर रही है। अब ये आपके पास ब्लूटूथ लेयर का जिस तरह हमने OSI लेयर्स पढ़ी थी, TCP भी लेयर्स देखी थी, हमने सिस्को 3 लेयर्स देखी थी, वैसे ही इसकी जो लेयर्स हैं ये एक ये आपका ऑडियो कंट्रोल है। आप यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन चल रही है, जिस तरह हमने कहा था कि आपकी OSI मॉडल में एप्लीकेशन लेयर के ऊपर आपके जितने भी यूज़र्स हैं, आपकी जितनी भी एप्लीकेशन चल रही होती हैं वो सारी की सारी आपकी एप्लीकेशन लेयर के ऊपर चल रही होती हैं। तो यहाँ पे आपके पास जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो सारी की सारी एप्लीकेशन लेयर के ऊपर चल रही हैं। देन आपकी डिफरेंट टाइप की प्रोफाइल्स हैं, उस प्रोफाइल्स के बाद आपका डाटा है, डाटे के बाद आपके पास L2 कैप लेयर है और L2 कैप लेयर के बाद ये आपकी बेसमेंट लेयर है और लास्ट लेयर में आपके पास क्या आ रहा है, ये आपकी जो है रेडियो लेयर है। तो एप्लीकेशन लेयर, देन आपकी जो है प्रोफाइल, देन आपका डाटा, L2 कैप लेयर, बेसमेंट लेयर और आपके पास लास्ट में क्या है, आपकी रेडियो लेयर है। ये आपके पास सिंगल सेकेंडरी कम्युनिकेशन है। आप ये देख रहे हैं कि ये आपके पास एक जो चैनल है ये आपका प्राइमरी चैनल है और ये आपके पास क्या है, ये आपका सेकेंडरी चैनल है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो 625 MS है, ये 366 MS है। ये आपके पास सेकेंडरी में F0 आ गया, ये आपके पास यहाँ पे F1 आ गया, ये आपके पास F2 आ गया, ये आपके पास F3 आ गया। तो आप ये देख रहे हैं कि ये आपकी एक हॉप है, यानी जो आपकी यहाँ पे 1 हॉप थी वो आपके पास क्या था, वो आपका 1 राउटर था। ये आपकी सेकंड हॉप है, ये थर्ड हॉप है एंड सो ऑन। ये आपकी डिफरेंट चल रही फ्रिक्वेंसी F0, F1, F2, F3 एंड सो ऑन। देन आपके पास क्या चीज़ आ रही है, मल्टीपल सेकेंडरी कम्युनिकेशन आ रही है। तो जो आपकी मल्टीपल सेकेंडरी कम्युनिकेशन है वो किस तरह हो रही है, ये आपके पास ये देख रहे हैं कि ये आपकी प्राइमरी भी चल रही है, ये आपकी इस पे ये आपकी S1 मूव हो रही है, ये आपकी S2 मूव हो रही है। तो ये हम अपनी मल्टीपल जो सेकेंडरी कम्युनिकेशन की डायग्राम है
देन आप देख रहे हैं कि ये आपके पास डिफरेंट फ्रेम फॉर्मेट टाइप्स हैं। इसमें जो आपके पास एक्सेस कोड के लिए हैं वो आपके पास 72 बिट्स हैं। फिर आपके पास यहाँ पे जो आपका हेडर है ये आपके पास 54 बिट्स का है, और ये आपके पास 0 to n बिट्स का है। n क्या है 240 फॉर स्लॉट फ्रेम फॉर 1 स्लॉट फ्रेम, n इज इक्वल टू 1490 फॉर 3 स्लॉट फ्रेम, n इज इक्वल टू 2740 फॉर 5 स्लॉट फ्रेम। ठीक है, ये आपकी डिफरेंट स्लॉटिंग है जो हम यूज़ कर रहे हैं। ये आपका 1 स्लिट फॉर्म है, ये 3 स्लिट फॉर्म है, ये 5 स्लिट फॉर्म है। और ये आप देख रहे हैं कि ये आपके पास 18 बिट्स, यानी ये आपका एड्रेस है, ये आपका टाइप है, ये आपका F ये A ये S, ये आपके पास 3 बिट्स है, ये आपके पास 4 बिट्स है, ये 1 बिट, ये 1 बिट, ये 1 बिट, ये आपके पास HEC है, ये आपके पास आपकी 8 बिट्स हैं। तो ये आपके पास 18 बिट है जो पार्ट इज रिपीटेड 3 टाइम। जो 18 बिट पार्ट है ये आपका 3 टाइम इसमें जो है रिपीट हो रहा है। और ये लास्ट आपके पास 12 के क्या डाटा पैकेट फॉर्मेट्स हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, इसमें आपकी लेंथ है 2 बाइट्स की, फिर आपके पास चैनल आईडी है, ये जो आपकी चैनल आईडी है ये भी आपके पास 2 बाइट की है। चैनल आईडी के बाद आपके पास जो है वो डाटा एंड कंट्रोल बिट्स हैं। ठीक है, डाटा एंड कंट्रोल बिट्स में जो आपके पास है ये आपके पास जो है 0 से लेकर 65,535 बाइट्स तक है। तो ये आपके पास डाटा एंड कंट्रोल है। तो ये आपके पास चैप्टर नंबर 14 था। तो वायरलेस लैन का चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इससे पहले हमने वाइड लैन देखा था। तो इंशाल्लाह ताला इसके बाद हम जो हमारा टॉपिक है वो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और ये अभी आपको इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि वाइड नेटवर्क में क्या डिफरेंस है, वायरलेस नेटवर्क में क्या डिफरेंस है। ठीक है, वाइड नेटवर्क के क्या पैरामीटर्स होते हैं, वायरलेस लैन के क्या पैरामीटर्स होते हैं, फिर ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी क्या है, ये सारी चीज़ें, इन तमाम चीज़ों का आपको आइडिया होगा इस लेक्चर में। इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।